क्वेश्चन नंबर 80, एक एक करके बात करते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक डाउट? थर्ड एडजस्टमेंट में डाउट है और फोर्थ एडजस्टमेंट डिस्कस होगी और ठीक है, रेशियो ही इनका अजीब सा है। और चलो पूरा डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके आराम आराम से। कुछ चीजें सिंपल हैं, कुछ चीजें डिफरेंट होंगी, न्यू होंगी, बट आपके सामने आ जाएगा कि कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यस, डिफरेंट बोलूंगा, कोई चीज फर्स्ट टाइम आएगी तो डिफरेंट हो सकती है। ये क्वेश्चन भी टीएस ग्रेवाल में एग्जिस्ट करता है, तो हमने खामा डीके गोयल को ना थोड़ा सा बड़ा, डीके गोयल मतलब क्वेश्चन मुश्किल हो, मैं एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल में भी दिखा दूंगा। इसका मतलब आपने बुक के सारे क्वेश्चन नहीं करे, करे होते तो वो डाउट तब भी पूछते, यस और नो, वो डाउट तो वहीं के वहीं खत्म हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट 99% चीजें पुरानी है। ओके, तो चलो, A and B are partner sharing profits in the ratio 1:2. Oh, sorry, 1/2 to A, 1/3 to B, and 1/6 carried to reserve. 1/6 carried to reserve. जब हम दोनों बिजनेस कर रहे थे तो पहले तो इसको रेशियो को कॉमन बेस देते हैं 6। 6 का मतलब 3:1, तो रेशियो हो गया 3:2:1। सर इंसान तो दो ही हैं, ये 3:2:1 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम बिजनेस कर रहे थे दो लोग, तो मैंने कहा देखो 3/6 मिलेंगे मुझे, 2/6 मिलेंगे आपको, 1/6 हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे कि पैसा रखेंगे आगे काम आएगा। तो वो तो तब ना जब हम बिजनेस कर रहे थे, अभी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम है, अभी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम है, तो इंसान तो दो ही हैं, तो जो भी होगा अफेक्टिव रेशियो पे होगा, जो भी कैलकुलेशन होगी किस पे होगी? इफेक्टिव रेशियो। तो इफेक्टिव रेशियो ए और बी में कितना हो गया? 3:2। बस ये चीज थी, 3:2:1 जब हम बिजनेस कर रहे थे। अभी बिजनेस, अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम आ गया है, तो आप पहले 1/6 रिजर्व में डालेंगे। रिजर्व का इवेंचुअली करते हैं क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन पे पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कह रहे उसको भूल रहे भाई, वो तो पैसे तुम्हें ही मिलने हैं। अभी कैलकुलेशन पर्पस के लिए अफेक्टिव रेशियो बताओ तुम दोनों में आपस में क्या है? कह रहा 3:2। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया इनका आपस में? 3:2। बात समझ आई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर। सी आया। लाइबिलिटीज में कोई रिजर्व है? हाँ जी है। रिजर्व का क्या करते हैं? रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब सर ओल्ड रेशियो 3:2:1 लेंगे या 3:2 लेंगे? 3:2 लेंगे, क्योंकि रिजर्व अगर 3:2:1 में बांटेंगे तो 1/6 पे चला जाएगा रिजर्व में, फिर रिजर्व में कुछ आ गया, फिर उसका क्या करेंगे? तो ये सिलसिला तो खत्म ही नहीं होगा ऐसे। तो अफेक्टिव रेशियो का लॉजिक समझ आ गया। तो रिजर्व किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो अफेक्टिव रेशियो व्हिच इज 3:2। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, किस रेशियो में राइट ऑफ होंगे? अगेन अफेक्टिव रेशियो 3:2 में। कोई डाउट? चेक करके दिखा देता हूं। 90,000 3:2 मतलब 5 मतलब 18, 18 3 जा 54, रिजर्व इसको मिला 54, इसको मिला 36। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 10,000, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, एक्सपेंडिचर लिखा है सर, डेफर्ड रेवेन्यू थोड़ी ना लिखा है। अरे एसेट साइड पे आ रहा है अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू ही तो होगा, फिक्टिशियस एसेट ही तो होगा। ओल्ड रेशियो 3:2, 6,000 4,000 राइट ऑफ हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया 6,000 4,000। कोई डाउट? ठीक है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब जो स्टॉक की वैल्यू दिखा रखी है इट इज वैल्यूड एट 90%। तो इन्होंने मतलब पूरा निचोड़ा आपको अच्छे से कि रेशियो भी डिफरेंट तरीके से और एडजस्टमेंट्स भी जो कॉम्प्लिकेटेड वाला था, मतलब लेकिन हम कितनी बार, एक बात बताओ, फर्स्ट टाइम कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना, अगर फिफ्थ टाइम भी कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर आपकी पढ़ाई का फायदा नहीं है। जो फर्स्ट टाइम देखे वो गलत करे एक्सेप्टेबल है। मैंने खुद ही बता देता जब फर्स्ट टाइम करता, मैंने कहा मैं भी करता तो शायद गलत कर देता, लेकिन अगर हम सेम चीज 1 2 3 4 5th टाइम कर रहे हैं तो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। तो सर हमें लगा 10% से बढ़ाना है, हमने 18,000 से बढ़ा दिया, कॉमन एरर है ना। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब जो वैल्यू दिखा रखी है दैट इज 90% ऑफ द एक्चुअल वैल्यू।
स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, इसका मतलब जो वैल्यू दिखा रखे है उसका बस 10% बढ़ा दो, तो दो अलग लैंग्वेज हो गई ना। तो ये ध्यान देने वाली चीज तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पे 18,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी या 20 से? 20,000 से। तो रिवैल्यूएशन में एसेट साइड पे स्टॉक आ रहा होगा 20। उन्होंने नोट भी दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, नीचे वो कैलकुलेशन भी दिखाएंगे। तो जब जब क्वेश्चन आएगा तो आप दिखाएंगे, चाहे आप 10th टाइम कर रहे हो कि ठीक है ना, ये तो पता है ना हमें कैसे करना है, आपका दिखाऊं क्या? बेटा जो चेक कर रहे हैं वो तो जानना चाहेंगे ना कि आपने कॉपी करा है या खुद करा है। ओके, बी केयरफुल। तो बहुत ही मजेदार पॉइंट, बट रेपिटेशन। डेप्रिसिएशन ऑफ 30,000 had been omitted on plant and machinery for the year, तो डेप्रिशिएट कर दो। तो 30,000 से बस आपकी मशीनरी की वैल्यू कम करने के लिए बोल रहा है, तो रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000। क्रेडिटर्स इंक्लूड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, तो अगर सिर्फ लिखा होता देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, तो होती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, बट क्रेडिटर्स इंक्लूड, तो मतलब क्रेडिटर्स में पहले से आती है, मतलब दिखा रखी थी हमने, बट डिफरेंट वैल्यू पे, तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं क्या कर रहा है। बट ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है या नहीं? ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने दिखा तो रखी थी, डिफरेंट वैल्यू पे दिखा रखी। दिस इज नॉट एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसके अलग भी कॉन्सेप्ट आते हैं। देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 20,000 अगेंस्ट क्लेम, ये वो, इट इज सेटल्ड एट दिस। कंटिंजेंट लायबिलिटी अगर कुछ मेंशन नहीं है तो बुक्स में नहीं आती, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, तो आप उसको ट्रीट करेंगे कि अच्छा लायबिलिटी हो गई, अराइज हो गई, तो मान लो। लेकिन लैंग्वेज यहाँ क्या है, यहाँ लिखा है क्रेडिटर्स इंक्लूड a contingent liability of 50,000 which has been decided by the court at 43,000। अब इसका मतलब टोटल क्रेडिटर्स आपके 160 हैं, ध्यान से देखना, क्रेडिटर्स कितने हैं? 160। अब इसमें क्या हुआ, इसमें से एक क्रेडिटर्स थे 50,000, बाकी कितने हो गए? 110। ये 50,000 सेटल हुए 43,000 पे, यही लिखा हुआ है। तो 7,000 का आपका प्रॉफिट हो गया, 7,000 कम लायबिलिटी पे करनी पड़ी, तो रिवैल्यूएशन आइटम 7,000 है। 7,000 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो 7,000 रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो जाएंगे। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे क्रेडिटर्स 7,000 कैसे आया, समझ आया? अब ध्यान से देखना, creditors include a contingent liability of 50,000 which has been decided by the court at 43,000, तो 7,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ 7,000 ही आएगा। बाकी 1,10,000 के बारे में कुछ लिखा है? नहीं लिखा हुआ, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटीज कितनी रह जाएंगी? 1,10,000। 43 के बारे में कुछ मेंशन नहीं है कि वो पे हुआ है कि नहीं हुआ, तो एग्जिस्ट तो करती है ना, एग्जिस्ट तो करती है। अब आपके पास ऑप्शन है, अगर यहाँ पे देखो वर्ड लिखा होता ना, इट वाज सेटल्ड एट 43,000, तो वो पे ऑफ हो गई है। अगर लिखा होता सेटल्ड एट 43,000, तो 7,000 रिवैल्यूएशन में तो 7 ही आता, रिवैल्यूएशन का पार्ट तो खत्म हो चुका है। बात है कि सर अभी ये पे हुई है कि नहीं हुई, अभी डिसाइड हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि अभी पे हुई कि नहीं हुई, तो आप नोट दे देंगे वी ऑप्शन 1 वी अज्यूम इट हैज बीन पेड। तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिटर्स 43 से कम हो जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस 43 से कम हो जाएगा, रिवैल्यूएशन आइटम नहीं है। ओके, और अगर अभी समझ आया कि पेमेंट अगर हो गई तो क्या होगा, अगर पेमेंट हो गई क्रेडिटर्स टू कैश और बैंक, 43,000 की पेमेंट हो गई, आपके पास कैश एट बैंक, आप देखेंगे है भी कि नहीं है, नया पार्टनर कितने पैसे लेके आया, तो कुछ मेंशन नहीं है ना, तो पहली बात तो यही देख लेना कि पैसे भी है कि नहीं है। ओके, तो मैंने कहा था ऑप्शन है। अब उन्होंने सेटल वर्ड तो यूज नहीं करा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है कि क्रेडिटर्स अभी एग्जिस्ट करते हैं, बस अभी केस सेटल हुआ है, अभी पेमेंट नहीं हुई, तो आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, 43 प्लस 110 कितने हो जाएंगे, 153। तो 160 की जगह 153 हो गए, 7,000 का प्रॉफिट था, रिवैल्यूएशन में आ गया, बैलेंस शीट 153। बात समझ आई? एक सेकंड, 110 पुराने वाले और 43 जो अब सेटल हुए, एक सेकंड,
तो ये था ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, creditors will be carried forward to the new balance sheet as nothing is specified about payment. Nothing is specified about payment. कोई भी डाउट बोलो. हमारे टोटल क्रेडिटर्स थे 160. क्रेडिटर्स इंक्लूड अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 50, मतलब इसमें से एक लायबिलिटी थी 50, उसकी बात हो रही है. तो 160 में ये 50 इंक्लूडेड थे जो सेटल हुए 43 पे. तो अब 160 में से जो 50 थे वो 50 नहीं है, अब वो कितनी लायबिलिटी रह गई है 43. तो रिवैल्यूएशन हुआ 7000 से, वो दिखा दिया. बाकी के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, वो एज इट इज. आगे बोलो. कर दिए. 160 थे और नई बैलेंस शीट में 153 दिखा रहे हैं. ठीक है ना. 7000 का प्रॉफिट है, वो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर दिया. कोई डाउट? नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट. In respect of debtors, following debts prove bad or doubtful. 15,000 due from Ram, bad to full extent. तो ये तो गए बैड डेट्स, ना मिलने वाले ये पैसे. ठीक है जी. तो बैड डेट्स क्या? रिवैल्यूएशन टू डेटर्स कर दो. आप बैड डेट्स लिखो या डेटर्स लिखो. इम्पैक्ट क्या हो रहा है? डेटर्स कम हो रहे हैं, रिवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा है, डेटर्स में से उतने कम हो जाएंगे. डेटर्स कितने हैं? 2,20,000. ये बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. बैड डेट्स कितने हैं? 15,000 बैड टू फुल एक्सटेंट. तो इसके कोई प्रोविजन थोड़ी ना बनेगा, ये तो पूरा ही बैड डेट्स है. 2,05,000. तो ये एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन टू बैड डेट्स ब्रैकेट्स में डेटर्स, या रिवैल्यूएशन टू डेटर्स ब्रैकेट्स में बैड डेट्स. रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, डेटर्स में से 15,000 कम हो जाएंगे. कोई डाउट? 20,000 ड्यू फ्रॉम श्याम, insolvent estate expected to pay only 40%. expected to pay only 40%, इसका मतलब 60% हो सकता है ना मिले, या पक्का नहीं मिलेंगे? हो सकता है कि ना मिले. तो 60% का प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं. बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में बस प्रेजेंटेशन का डिफरेंस रहेगा, ट्रीटमेंट सिमिलर रहेगी. रिवैल्यूएशन में डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अब कितना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? 20,000 स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे 40%, तो 60% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे. तो 60% 12,000. कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? तो 12 मतलब 193. अब रिवैल्यूएशन डेटर्स बैड डेट्स, जैसे पता ना कि दोनों चीजें लिखनी जरूरी. टू डेटर्स बैड डेट्स के वजह से कम हो गए, तो वो बैड डेट्स में गए 15,000 और 12,000 प्रोविजन में गए. क्या वो लैंग्वेज इंडिकेट कर रही थी? यस और नो? हमें लैंग्वेज से पता चलेगा कि सब वो बैड डेट्स क्यों हुई. तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो बैड डेट्स क्यों नहीं? उन्होंने वर्ड ऐसा यूज करा, एस्टेट एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 40%. हो सकता है ज्यादा दे दें, हो सकता है कम दे दें, बट पता नहीं. अभी ये हमारा एस्टिमेशन है, अभी एक्चुअल नहीं हुआ. बैड टू फुल एक्सटेंट, ये तो एक्चुअल बैड डेट्स हो गए. तो जो एक्चुअल बैड डेट्स हो गए, डेटर्स को इमीडिएटली कम कर दो, और जो अभी नहीं हुए उसके लिए आप प्रोविजन क्रिएट करो 12,000. बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दी है, फिर भी दिखा देता हूँ. तो डेटर्स में से बैड डेट्स 15,000 माइनस हो जाएंगे, प्रोविजन 12,000 माइनस हो जाएगा. कोई भी डाउट? समझ आया? मजेदार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है. सर मुश्किल किसे कहते हैं आप? पहले ये तो बता दो. आप खुद बता दो, क्या अभी तक कोई मुश्किल चीज की ये तो हो ही नहीं सकता? मुश्किल होता है कि ये तो हो ही नहीं सकता था. मुश्किल वो आएंगे वो भी. Goodwill of the firm is valued at 60,000. However, C is unable to bring a share of goodwill in cash. तो C का शेयर क्या है? They admit C 1/5 शेयर दे रखा है. C को शेयर क्या दे रखा है? 1/5, which requires equally from A and B. तो sacrificing ratio 1:1. Sacrificing ratio 1:1.
सी का शेयर 1/5, फर्म की वैल्यू 60,000 तो 1/5 मतलब 12,000 सी का शेयर है वो नहीं लाया तो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। कैपिटल अकाउंट में क्या दिखा देंगे, बाय सीज करंट अकाउंट 6,000 ईच। कोई डाउट? बाय सीज करंट अकाउंट 6,000 ईच। कोई भी डाउट? C is to bring proportionate capital. Proportionate capital मतलब 1/5 इसका शेयर है तो बाकी को क्या होगा 4। बस इसी की कमी बची थी सर कि कैपिटल एडजस्टमेंट भी दे दी इन्होंने। पहले इन्होंने रेशियो अजीब सा दिया, इन्होंने हर स्टेप पे कोशिश करी कि हम दम तोड़ दें और बोले कि ये ना हो पाएगा, और बहुत बच्चों ने नहीं किया होगा, बस रीड करके समझ आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। डाउट? कौन कौन सच्ची सच्ची बताएंगे पूरा अटेम्प्ट किया था इस क्वेश्चन को? गुड। कहाँ कहाँ अटके थे? थर्ड बस। ओके आप? ओके और फोर्थ में अटके थे? ठीक है। तो बट हमने सीखा क्या क्या, एक तो अफेक्टिव रेशियो, ठीक है ना, ये सीखे हम, बिल्कुल सीखे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड भी आई एम 100% श्योर कि कुछ बच्चों ने अभी भी गलत किया होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाली अप्लाई करनी थी? बेटा पढ़ के, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ के। बाकी क्रेडिटर्स वाली कहानी आपको सुनाई दी है। डेटर्स यस इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट अभी आपको दिखाऊंगा टीएस ग्रेवाल में भी ऐसा एक क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। प्रोपोर्शनल कैपिटल तो आप निकाल ही लेंगे, प्रोपोर्शनल 1/5 उसको देनी है तो बाकी की होगी 4/5। तो आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, हमने ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, रिजर्व दिखा दिए, गुडविल दिखा दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। तो ये जो आ गया ये इनकी कंबाइंड कैपिटल है, दिस प्लस दिस कंबाइंड कैपिटल फॉर 4/5 शेयर इंटू 5/4 करेंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगा, टोटल कैपिटल इंटू 1/5 करेंगे तो सी का शेयर आ जाएगा। कोई भी डाउट? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मैं अगेन वो चीज चेक करना चाहूंगा क्या कि टीएस ग्रेवाल में ऐसा क्वेश्चन है कि नहीं है, बट वहां तक पहुंचना कैसे होगा मुझे? एडमिशन एडमिशन एडमिशन, अभी खोला था ना हमने, चलो ठीक, वो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। हम मैं वापस कहाँ से जाऊँ? ठीक है शेयर कर देता हूँ मैं अभी, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अभी कंप्लीट करेंगे।